हे गाइस, दिस इज देवेन मिश्रा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनाया और फिलहाल कुछ दिनों पहले उसने अपना ब्रेकआउट दिया है। और इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 30 to 40% का गेन मुझे दिखता है। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स टेक्निकल चार्ट पैटर्न, पहले हम कंपनी के बारे में समझते हैं, उसके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके फाइनेंशियल्स को समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अपन इसकी बिजनेस को समझ लेते हैं कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर करती क्या है। अगर अपन देखें तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया, जो कि मेजरली रोड्स एंड हाईवे सेक्टर में एक्सपीरियंस रखती है। इसका मतलब क्या है कि रोड्स एंड हाईवेज कंस्ट्रक्ट करती है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में थोड़ा और पढ़े तो अपने को पता चलेगा। द कंपनी इज इंडियाज लार्जेस्ट रोड बोट ऑपरेटर विद पोर्टफोलियो ऑफ 36 प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले समझते हैं बोट ऑपरेटर। बीओटी ऑपरेटर का मतलब क्या है? बीओटी मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करेगी, उसको ऑपरेट करेगी एंड देन फाइनली ट्रांसफर कर देगी। अब आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या है? आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करेगी, उसे ऑपरेट करेगी, मतलब मेंटेन करेगी, टोल चार्जेस वगैरह कलेक्ट करेगी एंड देन फाइनली उसके बाद ट्रांसफर कर देगी टू पब्लिक सेक्टर। तो इसमें लिखा है इंडियाज लार्जेस्ट रोड बोट ऑपरेटर, मतलब कंपनी काफ़ी बड़ी है, इंडिया की सबसे बड़ी बोट ऑपरेटर है। तो इसके बिजनेस में हमें कोई डाउट नहीं है। इसका बिजनेस काफ़ी सही है इसका मतलब। इसके बाद आप अगर पढ़ोगे तो इट हैज़ 20% शेयर इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क। 1/5 शेयर है इसका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क में। और बाकी चीज़ें इसमें कुछ ऐसा बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। बस बेसिकली हमें इतना पता चलता है कि ये रोड्स एंड हाईवेज कंस्ट्रक्ट करती है और इंडिया की वन ऑफ लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर है रोड्स एंड हाईवेज से रिलेटेड। ठीक, अब अपन बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे चलते हैं एक बार। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखें तो पिछले क्वार्टर्स में इसके लगातार ग्रोथ दिख रही है। 16, 34, 17, 45, 1969 एंड 2061। इट मीन्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू है इसकी। अगर प्रॉफिट्स में जाएं 189, हाईएस्ट एवर नहीं है, हाईएस्ट एवर 363 थी। बट अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कोविड का इम्पैक्ट आया था 2021 में एंड देन इट इज रिकवरिंग फ्रॉम इट एंड इसकी प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट ग्रो हो रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंसी दिख रही है प्लस ग्रोथ दिख रही है। अगला अगर अपन ईयरली रिजल्ट्स देखें P&L का, सेल्स हाईएस्ट एवर सेल्स, प्रॉफिट्स 2021 में 117 करोड़ 721 से हुए थे। क्यों? क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट आया था और ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर थी तो सारा काम ठप हो गया था। उसके बाद लगातार रिकवरी 361 to 720 एंड देन 606, मतलब रिकवरी काफ़ी जल्दी हुई। 361 से 606 ऑलमोस्ट डबल हुई। तो इसमें अपने को क्या पता चल रहा है? एक तो सेल्स हाईएस्ट एवर सेल्स पोस्ट कर रही है, प्रॉफिट्स कोविड से रिकवर करके ऑलमोस्ट 2 साल में डबल हो गए हैं। तो एक बारी बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट में क्या चल रहा है इनका। अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो रिजर्व्स लगातार कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दिख रही है इसमें, और 2021 से ऑलमोस्ट डबल हो गए इनके रिजर्व्स। बोरोइंग्स थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर बोरोइंग्स बढ़ भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर इनकी डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा ज़्यादा भी है तो इट्स ओके। उसके बाद अपन देखते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार समझते हैं। प्रोमोटर्स के पास 34% है, FIIs के पास 47% है, DIIs के पास 7% है और पब्लिक के पास 10%, मतलब 90% ऑफ शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। पब्लिक के पास सिर्फ 10% है, ये भी बढ़िया बात है। तो अपन इसकी फंडामेंटल्स में क्या क्या देखा? एक तो इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, रोड्स एंड हाईवेज कंस्ट्रक्ट करती है, प्लस इंडियाज लीडिंग बोट ऑपरेटर है, मतलब कंपनी बड़ी है। दूसरी बात अपन
इसके सेल्स को देख रहे थे, क्वार्टरली सेल्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स पोस्ट कर रही है। प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। कोविड के बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था बट कोई नहीं, इट इज़ रिकवरिंग वेल। ईयरली में भी अपन ने यही देखा, सेल्स हाईएस्ट एवर सेल्स पोस्ट कर रही है। प्रॉफिट कोविड के बाद से रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है, ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट हो गए हैं। रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। एंड देन फाइनली अपन ने देखा प्रमोट स्ट्रॉन्ग हैंड्स में अराउंड 90% है, 10% पब्लिक के पास है। तो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के, नो डाउट। अब चलते हैं अपन इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न में। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर देखें आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का, सो एक रेजिस्टेंस दिखता है अपने को इस पे। ये रेजिस्टेंस दिख रहा था अराउंड, ये रेजिस्टेंस दिखता है अराउंड 70 से 72 के बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। और उस रेजिस्टेंस में इसने एक चार्ट पैटर्न भी फॉर्म किया है। अगर अपन ज्वाइन करने की कोशिश करें तो ये एक कप विथ हैंडल पैटर्न दिख रहा है। ये हो गया कप, ये वाला पोर्शन इसका, उसका एक हैंडल दिख रहा है। कप विथ हैंडल इसने एक चार्ट पैटर्न बनाया, रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया कुछ समय के लिए। उसके बाद अगर अपन ध्यान से देखें, इस वाली कैंडल के साथ, इस वाली कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट कब होता है? जब रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज होना। तो इस ग्रीन कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। देन उसके जस्ट बाद, एक मिनट मैं एक बारी ड्राइंग्स क्लियर कर दूं, उसके जस्ट बाद इसने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। ब्रेकआउट कंफर्मेशन क्या होता है? जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट वाली है, उसके जस्ट ऊपर क्लोज होना विद द ग्रीन कैंडल, इट इज कॉल्ड ब्रेकआउट कंफर्मेशन। सो एक बार अपन फिर से रेजिस्टेंस पे बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया इसका, इस वाली कैंडल के साथ, इस ग्रीन कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। एंड देन उसके जस्ट ऊपर अगले दिन क्लोज हुआ विद ग्रीन कैंडल उसके ऊपर, तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गया। तो इसने यहाँ पे अपना ब्रेकआउट दिया। एंड देन एक बार इसका टारगेट कितना नजर आता है अपने को चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो एक बार अपन ड्रॉ करते हैं अगेन। तो कप विथ हैंडल में टारगेट कहाँ से कहाँ तक का लेते हैं अपन? इसकी हाईएस्ट जो कप होता है, कप के बॉटम से लेके टिल द रेजिस्टेंस को अपन एक बार मेजर करते हैं कितना होता है। सो टिल द बॉटम गए, टिल रेजिस्टेंस, अपन बॉटम से रेजिस्टेंस तक गए। और इसको अपन ऊपर रखेंगे। तो अपन ने क्या किया, कप के बॉटम से लेके रेजिस्टेंस तक देखा कितने परसेंटेज डाउन था, कितने परसेंटेज का एक गैप था। अपन ने उसको रेजिस्टेंस के ऊपर रखा। दिस विल बी आवर नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट। कप विथ हैंडल में अपना टारगेट 93 का समझ में आता है। अब एक सवाल ये होगा कि जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, अगर आप नोटिस करोगे कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, तो उसके बाद ये ऊपर क्यों नहीं गया? उसने फिर से रेजिस्टेंस के नीचे क्यों ट्रेड किया? इसका सबसे सिंपल सा रीज़न है कि ऑपरेटर को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। ऑपरेटर को अभी भी और भी माल भरना था। ये कैसे पता चलता है कि और माल भरना था? एक बार अपन वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ये देखो, 11 जून, ये 11 जून में अराउंड 903 ऑलमोस्ट 904 मिलियन शेयर्स खरीदे गए। ऑपरेटर ने माल भरा, ब्रेकआउट दिया, और माल भरना था ऑपरेटर को, थोड़ा सा नीचे ले गया, पूरा माल यहाँ पे उसने भरा 11 जून को। एंड देन वो फिर से अब ऊपर ले जाने की कगार में है। अगर आज भी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 2% अप है ये स्टॉक।
सो इससे क्या पता चलता है कि ऑपरेटर ने ब्रेकआउट देके लोगों को डराने के लिए थोड़ा सा नीचे लाया, लोग डरे, लोगों ने अपने शेयर को बेचा, उन्हें लगा कि इस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया है, ऊपर नहीं जाएगा। उसी टाइम पे ऑपरेटर ने 11 जून को सबसे बड़ी ट्रेड, ऑलमोस्ट आप देखोगे अगर पिछले पिछले 4-5 सालों में, ये 2021 से मुझे ग्राफ दिख रहा है, अगर उसके पहले भी देखें तो पिछले 5-10 सालों में मुझे इतनी बड़ी बाइंग, ये वाली जो लाइन दिख रही है ग्रीन लाइन, इतनी बड़ी बाइंग मुझे कहीं नहीं दिखी। तो इसका सिंपल सा यही रीजन है कि ब्रेकआउट देने के बाद भी, एक सेकेंड, ब्रेकआउट देने के बाद उसने थोड़ा सा शेयर को नीचे गिराया, लोगों को लगा कि रेजिस्टेंस के नीचे आ गया तो अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। वहीं पे ऑपरेटर ने अपना दाव पर चला और सबसे बड़ी बाइंग अब तक की आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की कर ली। अब फिर से वो ऊपर ले जाना चल चुका है। अब ये चार्ट पैटर्न अभी भी वैलिड क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस के तो नीचे आ गया है। वैलिड इसलिए है क्योंकि ये जो इसका कप के हैंडल का जो बॉटम है, ऑलमोस्ट 60 के अराउंड ये बॉटम, ये वाली लाइन में दिख रही है मुझे, 13 मई वाली लाइन पे जो बॉटम है हैंडल की, उसके नीचे शेयर प्राइस को नहीं लाया गया है। ये 4 जून वाली हटा देना है। 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट था ना, तो उसको अपन इग्नोर करेंगे। उस दिन तो ऐसे ही मार्केट सभी शेयर ही गिरे थे, तो उस दिन को अपन काउंट नहीं करेंगे। तो उसके बाद अगर देखें तो सबसे नीचे ये कहाँ पे लाया गया, 63 के अराउंड, जो कि हैंडल का बॉटम कितना था, 60 के अराउंड। तो अभी भी कप का जो हैंडल है उसके नीचे नहीं ले जाया गया। इसका मतलब अभी भी ये चार्ट पैटर्न वैलिड है और इसमें इसका टेक्निकल टारगेट 93 का दिख रहा है फिलहाल मुझे। तो ये चार्ट पैटर्न अभी भी वैलिड है क्योंकि हैंडल के नीचे अभी भी इसके स्टॉक प्राइस को नहीं लाया गया है। अब 30% का गेन तो रेजिस्टेंस से दिखता है मुझे, बट कब तक? सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसका टारगेट अचीव कब तक में होगा। सो एक बात हमेशा हमें क्लियर रखनी है कि स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी चीज़ सर्टेन नहीं है। बट मुझे क्या लगता है, ऑलमोस्ट 6 महीने से ज़्यादा ये अपने टारगेट को हिट करने में 6 महीने से ज़्यादा नहीं लेगा। 6 महीने में 30% बहुत बढ़िया रिटर्न है। अगर इन केस 1 साल भी ले लेता है, वैसे तो 6 महीने भी मैंने ज़्यादा ही बोले हैं, बट स्टिल अगर 1 साल भी ले लेते हैं तो इसमें कुछ खराबी नहीं दिखनी चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि 30% रिटर्न इज मच मोर। एफडी में 8% का रिटर्न मिल रहा है आपको, 8-9% का मिल रहा है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स आप अपने पास रखोगे 15%, 20%, 25%, इससे ज़्यादा हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है। बट 30% गेन फ्रॉम द रेजिस्टेंस लेवल 1 साल भी अगर लेता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 6 महीने से ज़्यादा नहीं लेगा ये। श्योरिटी तो स्टॉक मार्केट में सर्टेनिटी कभी नहीं रहती, बट स्टिल क्योंकि ये ब्रेकआउट दे चुका है तो मुझे नहीं लगता 6 महीने से ज़्यादा लेगा। बट एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि ये स्टॉक मार्केट है, हमेशा अनसर्टेन ही रहेगा। यहाँ कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी पॉलिसीज चेंज हो सकती है, कभी भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ सकती है, कभी भी इनका एमडी रिजाइन कर सकता है। सो स्टॉक मार्केट में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम बिजनेस समझ सकते हैं, हम फंडामेंटल समझ सकते हैं, हम रेशियोज देख सकते हैं, हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देख सकते हैं, उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर अपनी खुद की कन्विक्शन आ गई इन चीज़ों में तो स्टॉक शेयर का ऊपर जाना, टारगेट हिट करना, ये श्योर है। बट कब हिट होगा, कब टारगेट अचीव होगा, ये श्योर नहीं है। इतना हमें हमेशा ध्यान रखना है। हो सकता है कि शेयर खरीदने के बाद 10% डाउन चला जाए, 15% डाउन चला जाए, बट क्योंकि हमने पूरी एनालिसिस करी है, 3 वे एनालिसिस करी है। 3 वे मतलब फंडामेंटल्स देखे हैं, दूसरा अपन ने टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखनी है, तीसरा अपन ने बिजनेस समझा है। तो अपन ने 3 वे ऑथेंटिकेशन करके ही शेयर में पैसा डाला है। सो टारगेट तो हिट होगा, बट कब होगा दिस इज नॉट सर्टेन, और ये चीज़ हमें समझना है। हो सकता है ये 3 महीने तक कुछ ना करे या उसी रेंज पे ट्रेड करता रहे, या हो सकता है कि 1 महीने में ही अपना टारगेट हिट कर दे। हमारा पर्पस क्या है? टारगेट अचीव होगा, अपन बेच के निकल जाएंगे।
ये हुई एक बात। और दूसरी चीज़ कि क्या अगर ये शेयर मान लो कंपनी बहुत अच्छी है, इसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, इसके रेशियोज बढ़िया हैं, तो क्या अपन परमानेंट होल्ड कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पर लॉन्ग टर्म के लिए। सो इसमें एक चीज़ समझना कि शेयर कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया हैं, बट एक चीज़ आप देखोगे, अगर इसके जो स्टॉक की पीई है 66 का पीई है। अब पीई ज़्यादा है या कम है हम इस बेसिस पे नहीं लगा सकते कि 10 से नीचे तो अच्छा है, 20 से नीचे तो अच्छा है, 20 के ऊपर बेकार है, ऐसा नहीं कर सकते अपन देखेंगे इंडस्ट्री का पी क्या चल रहा है। इंडस्ट्री मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के कंपनीज का एवरेज पी क्या चल रहा है। अपन नीचे आएंगे और देखेंगे अपन इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक, इसमें 46 कंपनीज का एवरेज पी कितना निकल के आता है 22, और इस कंपनी का पी कितना चल रहा है 66, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पी है इंडस्ट्री से। इसका क्या मतलब है कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो प्रॉफिट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। प्रॉफिट अगर यहाँ से इन द सेंस कि अगर अपन रिजल्ट्स में जाएं, मार्च 24 का प्रॉफिट देखें 606 से 3 टाइम्स हो जाए 1800, तब इसका पी जस्टिफिएबल होगा और मीडियन कंपनीज के पी को मैच करेगा। तो मुझे एक कंसोलिडेशन दिखता है इस कंपनी में, कंसोलिडेशन इन द सेंस कि शेयर एक लंबे समय पे एक ही रेंज पे ट्रेड करेगा, उसे कंसोलिडेशन कहते हैं अपन। तो कंसोलिडेट होगा, प्रॉफिट्स धीरे धीरे बढ़ेंगे, पीई डाउन होगा, और पीई जब इस सेक्टर की कंपनीज के अराउंड आ जाएगा 22 का, 23 का, 24 का, तब जाके शेयर में फिर से एक चार्ट पैटर्न बनेगा एंड देन फिर से वो ऊपर जाएगा। तो अपन इस शेयर को टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर रहे हैं। टारगेट हिट होगा, हम बेच के निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस पे पैसे डाल दिए अपन भूल गए तो आपका हो सकता है 2 साल तक कोई रिटर्न ना आए, या 5% रिटर्न है या 10% रिटर्न है। क्यों? क्योंकि इसकी पी जस्टिफाइड नहीं है ना यार। 3 गुना प्रॉफिट बढ़ा लो, पी जस्टिफाई हो जाएगा। अपन इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखेंगे। फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। वन ऑफ द लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इन द सेक्टर ऑफ रोड्स एंड हाईवेज। कंपनी के फंडामेंटल्स में फाइनेंशियल्स काफ़ी सही हैं, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू शो कर रही है। कोविड के बाद रिकवरी काफ़ी सही हुई है, 2 साल में प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हुआ है। और दूसरा, अपन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं रखेंगे? पी सही नहीं है इसका, एक कंसोलिडेशन दिखता है मुझे। और मुझे कब दिखता है इसका कंसोलिडेशन? टारगेट हिट करेगा अपना। टारगेट हिट क्यों करेगा? क्योंकि अपन ने टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखा, एक कप विथ हैंडल, बढ़िया सा कप विथ हैंडल बना रहा है एंड उसमें एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। हाईएस्ट एवर बाइंग टिल नाउ आई है 11 जून को। इसका मतलब ऑपरेटर ऊपर ले जाएगा 93 के अराउंड। हो सकता है वो 93 से ऊपर भी चला जाए, बट अपना टारगेट 93 आता है। 93 पे अपन बेच के निकल जाएंगे। बट कितना टाइम लगेगा ये सर्टेन नहीं है। सर्टेन क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, कभी कुछ भी हो सकता है। कभी सरकार गिर सकती है, कभी पॉलिसीज चेंज हो सकती है, रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ सकते हैं, एमडी रिजाइन कर सकता है, इनकम टैक्स की रेट बढ़ सकती है और शेयर मार्केट 20% गिर सकता है। बट हमने पूरी एनालिसिस करी है, 3 वे ऑथेंटिकेशन की है, तो टारगेट अचीव होगा। और कब होगा? मुझे 6 महीने से ज़्यादा नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि ब्रेकआउट दे चुका है, हाईएस्ट एवर बाइंग आ चुकी है इसमें। 6 महीने से ज़्यादा नहीं, बट 1 साल भी लेता है वेल एंड गुड। 1 साल में 30% रिटर्न बेकार नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है हमें। क्यों? क्योंकि इसका पी जस्टिफाइड नहीं है, प्रॉफिट्स अभी भी उतने नहीं है जितना इसका पी है। ठीक, तो मेरी ये इस शेयर IRB को लेके बस इतना ही। और एक रिकमेंडेशन है, चीज़ों को एनालाइज करके समझ के मैंने अपनी व्यूज़ रखे हैं। और आप कोई कॉल नहीं है कि आप खरीदो ही, जस्ट अ रिकमेंडेशन। और दूसरी चीज़ कि कन्विक्शन आपको खुद लानी पड़ेगी चीज़ों में। मैंने बता दिया, आपने खरीद लिया, बट कन्विक्शन कब आएगी? जब आप खुद से एनालिसिस करोगे। आप खुद से एनालिसिस करोगे, आप खुद से बिजनेस को समझोगे, आप उसके ऑडिटेड रिपोर्ट्स देखोगे, आप
एनुअल रिपोर्ट्स देखोगे कंपनी की, आप फाइनेंशियल्स को अच्छे से एनालाइज करोगे, आप रेशियोज को देखोगे, तो खुद बिजनेस को समझोगे, तब जाके आपके अंदर कन्विक्शन आएगी कि हाँ मैं एक अच्छे शेयर पे पैसे लगा रहा हूँ और मुझे 30-40% का गेन इस पे मिलेगा। आप किसी के कहने पे खरीद रहे हो सकता है 2% नीचे जाए, 4% नीचे जाए, तो आपको लगे कि अरे मैंने तो बेकार शेयर खरीद लिया है। क्यों? क्योंकि आपने खुद काम नहीं किया उस पर। तो खुद की कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। खुद एनालाइज करो और खुद से ट्रेड करो। किसी के कहने पे ट्रेड मत करो कि ये शेयर इतना अच्छा चल रहा है तो खरीद ले, तू भी खरीद ले। फोमो के अंदर कभी मत आना कि उसने ये टाटा पावर खरीद लिया और उसका शेयर 100% रिटर्न दे गया तो मैं भी खरीद लेता हूँ। तो ऐसा कभी मत करना। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कंसोलिडेशन फेज ज़रूर आता है। HDFC देख लो, कोटक महिंद्रा बैंक देख लो, TCS देख लो, या कोई भी कंपनी उठा लो, इन्फोसिस देख लो, सब में कंसोलिडेशन फेज आया है। पढ़ने के बाद कुछ समय के लिए कंसोलिडेट हुए हैं सारे शेयर। तो अपन एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे, फंडामेंटल्स को समझेंगे, टेक्निकल्स को समझेंगे, बिजनेस समझेंगे, एंड देन अगर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो हम उसके बेसिस पे अपना टारगेट डिसाइड करेंगे एंड देन उसके बाद ट्रेड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।